नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए साइंस के शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज कार्य करता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चाय में आपका रहता है कैफीन। ऑप्शन नंबर ए कैफीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाय में कैफीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है। तो जल की जो बूंद होती है गोलाकार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो सभी ऑप्शन गलत हैं। जल की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सरफेस टेंशन के कारण जल की बूंद गोलाकार होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो हैजा और टीवी के जीवाणुओं की खोज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच ने की थी, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जे पार्किंस ने किया, ऑप्शन नंबर सी जे पार्किंस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी यकृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीलिया रोग से प्रभावित अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कृत्रिम वर्षा का जो रीजन होता है वो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिल्वर आयोडाइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रोग में साल्क टीका लगाया जाता है। तो साल्क टीका जो है यह संबंधित है आपका पोलियो रोग से, ऑप्शन नंबर बी पोलियो रोग प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साल्क टीके के लिए। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होगी वो भी बढ़ जाती है, ताप जैसे ही बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है। तो जो एनीमिया होता है उसमें आपको सेवन करना होता है विटामिन B12 का, किसका, विटामिन B12 का सेवन करने से एनीमिया रोग ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है एनीमिया रोग के लिए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है। सिरका और अचार में आपका जो यूज होता है वो यूज होता है आपका एसिटिक अम्ल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लिम्फोसाइट, याद रखना लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो इम्यूनोलॉजी का पिता ये जाने जाते हैं कौन। तो इससे जाने जाते हैं आपके एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी पर एडवर्ड जेनर दिया गया है, ये इम्यूनोलॉजी के पिता कहे जाते हैं, जाने जाते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो बीसीजी का पूरा नाम आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आपका बेसिलस कमिटी ग्यूरिन, ऑप्शन नंबर ए बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कमिटी ग्यूरिन, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की प्रक्रिया, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सुना होगा आपने क्लोरेला के बारे में, क्लोरेला ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की प्रक्रिया करता है। वह मान जो कि ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कौन सा है। तो वह मान जो ट्रांसफॉर्मर में बदलता नहीं है वो है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, आवृत्ति लिखा है, आवृत्ति ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहती है, वोल्टेज और धारा बदलती रहती है।
प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन जो करते हैं हम, मतलब एसी करंट, तो उष्ण तार अमीटर द्वारा या तप्त तार अमीटर या उष्ण तार, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूल सेकंड ये किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड जो है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये है आपकी कोणीय संवेग की इकाई। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो अभिक्रिया की खोज जो की गई थी वो की गई थी आपकी एच बैक्यूरेल के द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, एच बैक्यूरेल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव जो है क्या करेगा? तो अपमार्जक जो रहते हैं वो जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, उसको कम कर देते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर कम कर देता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बैकेलाइट है, बैकेलाइट क्या है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बैकेलाइट है ये आपका कहलाता है ताप दृढ़ प्लास्टिक। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ताप दृढ़ प्लास्टिक, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बैकेलाइट के लिए, ताप दृढ़ प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन जो है ये आपका कहलाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन कहलाता है आपका आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन नंबर बी, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा, इसका एसआई मात्रक जो है राइट आंसर हो जाएगा, धारा या करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका होता है जल के अणु को तोड़ना। क्या होता है? जल के अणु को तोड़ना। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया देखिए, वक्र की निस्पंदन इकाई क्या होती है? तो वक्र की निस्पंदन इकाई यदि आप देखेंगे तो वो होती है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुलस, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वक्र की आपकी निस्पंदन इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, आलू किससे वृद्धि करता है? आलू किससे वृद्धि करता है? तो जो आलू रहता है ये आपका वृद्धि करता है तनावयुक्त कांड की काट से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी तनावयुक्त कांड की काट, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? तो मेंडल ने मटर के पादपों में कुल आपके 7 प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था, ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रकार राइट आंसर है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो विघटन, ऑप्शन नंबर ए, विघटन उनकी परिणति होती है, विघटन, प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सियोकाइट्स। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सियोकाइट्स, छाया में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसन अंग यदि आप देखेंगे तो यह है आपका फेफड़े। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा, प्रश्न के लिए यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, फेफड़ा कर लेना, फेफड़ा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है आपका हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हाइपरटेंशन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण ये होता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया था ये मेंडल की देन है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, मेंडल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती जो होता है उसका
गूदेदार पुष्पाशन भाग, यहां पर ऑप्शन नंबर सी नाशपाती का खाद्य योग भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आपका साइकस का पौधा। ऑप्शन नंबर बी साइकस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो घावों का इलाज जो होता है, घाव के इलाज में सहयोग है, अच्छा है आपका विटामिन सी। विटामिन सी लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से आपको हाइड्रोफोबिया, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया हो जाएगा यदि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल होता है? तो मलेरिया विरोधी दवा उसमें आपका क्लोरोक्वीन का यूज होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्वीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंटन सर्प जिसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे किस देश के नागरिक हैं? तो विंटन सर्प ये हैं आपके अमेरिका के नागरिक हैं और इन्होंने इंटरनेट के जनक इनको कहा जाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का वर्णन क्या कहलाता है? तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा है तो उसको कहा जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को यदि आप वायु में जलाएंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कॉपर ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो तांबे और टिन का जो मिश्र धातु होता है वो आपका कहलाता है कांसा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कांसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी क्षारीय राइट आंसर है। मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है? तो मिस्टर ओजोन के नाम से यहां पर जाना जाता है प्रोफेसर KR कोठारी जी को। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर KR कोठारी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा ये आपका बना होता है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट से, और ये काफी कठोर होता है दांत का मसूड़ा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैल्शियम फास्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी लिटमस पत्र आदि ये सभी प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक सूचक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडलीव का जन्म किस साल में हुआ था? तो जो मेंडलीव जी थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये जन्मे थे, याद रखना क्वेश्चन आया है एग्जाम में इसलिए इनका सन भी याद रखना पड़ेगा। 8 फरवरी 1834 मेंडलीव का जन्म दिवस। ठीक है, मेंडलीव वैज्ञानिक किससे संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो मेंडलीव वैज्ञानिक हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, किससे संबंधित हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहा जाता है आपका शुद्ध एथेनोइक अम्ल को। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध एथेनोइक अम्ल राइट आंसर है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को क्या कहा जाता है? तो धातु से अधातु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उससे जो यौगिक बनता है वो आपका कहलाता है आयनिक यौगिक। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक यौगिक कहलाता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलेगी? तो धातु के साथ किसी भी अम्ल की यदि अभिक्रिया कराएंगे तो गैस जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर जो विज्ञान विकसित किया गया है उसको कहा जाता है क्वांटम यांत्रिकी। क्या कहा जाता है? क्वांटम यांत्रिकी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्वांटम यांत्रिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया इनमें से? तो अनिश्चितता का सिद्धांत देने वाले हैं जो, वो हैं आपके वर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी आता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो जो परमाणु शब्द है एटम, ये आपका ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोलर द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो मोलर द्रव्यमान जो होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी, मतलब पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, इसको मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी यदि आप देखेंगे तो ग्लूटस मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए सी, बिल्कुल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर के अंदर आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए जॉन डाल्टन जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो रोगियों की जांच में चिकित्सक डॉक्टर लगाए होते हैं, आपने देखा होगा क्या लगाए रहते हैं? तो स्टेथोस्कोप लगाए होते हैं वो। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए स्टेथोस्कोप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से क्या कार्य की इकाई है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कार्य की इकाई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, जूल जो है ये कार्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन से 2 रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो यहां पर आपको जो रंग दिए गए हैं उनमें से यदि हरा रंग बनाना है तो आपको मिलाना होगा नारंगी रंग को और बैगनी रंग को। नारंगी और बैगनी रंग को यदि आप मिला देंगे तो आपका हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग। निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु रोग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका टीनियासिस। ये जो है ये विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सभी विषाणु रोग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों। निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 की बात हो रही है तो विटामिन B6 को बोला जाता है आपका, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से विटामिन बी के भाग का रासायनिक नाम नहीं है, मतलब विटामिन बी जितने भी होते हैं B1 B2 B6 B12 इनमें से कौन सा विटामिन बी के भाग का नाम नहीं है? तो देखो राइबोफ्लेविन है, बायोटीन है, फॉलिक अम्ल भी है, टोकोफेरॉल ये विटामिन बी का भाग नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टोकोफेरॉल ये विटामिन बी का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? वसा में नहीं घुलता। तो वसा में आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विटामिन सी वसा में नहीं घुलता। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी ये वसा में नहीं घुलता, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक परमाणु हथियार इनमें से किस देश के पास है? तो सर्वाधिक परमाणु हथियार ये आपके यदि आप अभी देखेंगे हाल फिलहाल में तो रूस के पास है। और ये क्वेश्चन अपडेट होता रहता है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि उस समय किसके पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार्ड टैबलेटर की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार्ड टैबलेटर इसकी जो खोज की है ये की है आपकी हरमन होलरिथ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हरमन होलरिथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन कार्य करता है आपका पृष्ठीय तनाव पर। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठीय तनाव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे के अंदर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता अंडे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी नहीं पाया जाता अंडे में। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में लेगा? लड़के की बात हो रही है तो एक लड़का लेगा
22 प्लस वाई, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 प्लस वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की बात हो रही, पिता से 22 प्लस वाई लेगा। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल पेशीय ऊर्जा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी कर लेना, पेशीय ऊर्जा केवल और केवल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मिलाई जाती है आपकी निकेल धातु। ऑप्शन नंबर यहां पर भी निकेल धातु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका समुद्र का पानी ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर बी समुद्र का पानी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो एलपीजी के अंतर्गत आपका एथिल मरकैप्टन का यूज होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए एथिल मरकैप्टन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।